9 साल बीत चुके थे ममता को शादी करके लखनऊ की इस हाई सोसाइटी में रहते हुए। आज सुबह से सोसाइटी में सुगबुगाहट थी। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ममता के पति मोहित की मौत की खबर सबको मिल चुकी थी। ज़्यादातर लोग मोहित और ममता को जानते थे। वक्त की किताब के पन्ने उल्टे तो अभी की बात लगती है। स्मार्ट, पढ़ी लिखी, सुंदर ममता गाजियाबाद में पैदा हुई। वहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। फैशन के मामले में सबसे आगे थी। छोटे शहरों में लड़कियां खूब स्कूटी चलाती हैं, क्योंकि वहां दिल्ली की तरह यातायात के साधन खास नहीं होते। एक तरह से वे पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। इतनी तो दिल्ली की लड़कियां भी तेज नहीं होती। मतलब इसका यही है कि ममता आत्मविश्वास से भरी, लोगों से मेल मिलाप रखने वाली खुशमिजाज लड़की थी। मोहित तो जैसे दीवाना ही हो गया था ममता को देखकर जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। हुआ यूँ था कि मोहित के दोस्तों के ग्रुप में विकास की शादी सबसे पहले तय हुई। सबके लिए बारात में जाने, डांस करने, मस्ती मारने का अच्छा मौका था और बारात जा रही थी गाजियाबाद। एक दूसरे से ममता और मोहित वहीं मिले थे। नैना ममता की बेस्ट फ्रेंड थी। नैना ने ममता से पहले ही बोल दिया था कि शादी के 1 हफ्ते पहले ही वो अपना ताम झाम लेकर उसके घर आ जाएगी और शादी होने के बाद ही घर वापस जाएगी। ममता भी कम उत्साहित नहीं थी नैना के विवाह को लेकर। ममता नैना का पूरा हाथ बटा रही थी शादी की खरीदारी करने में। नैना की बात मानते हुए वो 1 हफ्ते पहले ही उसके घर रहने आ गई। दोनों सहेलियां रात में शादी के बाद हनीमून और विकास को लेकर खूब मस्ती करती, छेड़छाड़ भरी बातें करती। आखिर वो दिन भी आ गया जब बारात द्वार पर खड़ी थी। ममता कई सहेलियों के साथ द्वार पर दूल्हे से रिबन कटवाने के लिए खड़ी थी। जीजा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? फटाफट से 21,000 रुपये का नेक दीजिए, रिबन काटिए और फिर अंदर जाइए। और हाँ, नैना से मिलने की इतनी जल्दी है तो नेक डबल कर दीजिए। हम है ना, शॉर्टकट से सब मामला सेट कर देंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो देखिए, सामने से अंकल और आंटी आ रहे हैं, खुद ही हमें प्यार से अंदर ले जाएंगे। उस तरफ से मोहित बोला। और वाकई अंकल आंटी ने आते ही कहा, अरे बेटा, क्यों रोक रखा है दूल्हे राजा को? अंकल जी, बिना नेक दिए ये अंदर कैसे आ सकते हैं? ममता इठलाते हुए बोली। बेटा, नेक क्या कहीं भागा जा रहा है? पहले ही बहुत देर हो गई। सबको आने दो। चलो अब साइड हो जाओ। तुम्हारी आंटी को दूल्हे का तिलक करना है। दूल्हा और उसके दोस्त बड़ी शान से अंदर आए और मोहित ने साइड में खड़ी ममता को आंख मार दी। इससे वो और भी झल्ला गई। इसके बाद तो पूरी शादी और विदाई होने तक ममता और मोहित की नोक झोंक चलती रही। बारात दुल्हन को लेकर लखनऊ लौट रही थी तो सारे दोस्त मोहित को छेड़ रहे थे। भाई, लगता है जल्दी ही दोबारा गाजियाबाद बाराती बनकर आना पड़ेगा। वाकई मोहित अपना दिल ममता के पास ही छोड़ आया था। मम्मी के पीछे पड़कर उसने ममता से शादी के लिए इतना जोर दिया कि 1 महीने बाद ममता दुल्हन बनकर मोहित के घर आ गई थी। चट मंगनी पट ब्याह, मैं तो इसी में विश्वास रखता हूँ। हनीमून पर मोहित ममता से अक्सर यह बात कहे उसे अपने प्यार की दीवानगी दिखाता रहा था। खुशी के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं और बुरे दिन कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, लेकिन लगता है हम मानो वर्षों से उसी में जी रहे हैं। ममता 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जिंदगी का हर लम्हा खुशगवार गुजर रहा था। कोई चिंता नहीं थी उसे। मोहित का अच्छा खासा बिजनेस था। पैसे की कमी का सवाल ही नहीं था। संतो काकी बरसों से उनके घर पर काम कर रही थी। एक तरह से वे घर में खाने पीने की व्यवस्था, रख रखाव, घर में आने जाने वालों पर अपनी पूरी नज़र रखती थी। इसलिए ममता घर की तरफ से बेफिक्र थी और घर के ड्राइवर शंभू काका ने तो अपनी पूरी जवानी ही इस घर में गुजार दी थी। मोहित के पापा के समय के ड्राइवर थे शंभू काका। पापा के गुजर जाने के बाद भी पूरी निष्ठा से इस घर की सेवा की।
मम्मी को शंभू पर पूरा भरोसा था। रात बेरात कहीं आना जाना हो तो शंभू के साथ कार में जाने में उन्हें पूरी तरह सुरक्षित महसूस होता था। मोहित ने बचपन से शंभू काका को देखा था। स्कूल से ले आना, ले जाना, ट्यूशन से घर ले आना, घर का सारा राशन पानी लाना, यहाँ तक कि फैक्ट्री के सामान को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से क्लाइंट तक पहुँचाने का काम भी शंभू काका बहुत निपुणता से करते। ममता बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी से। शायद अपनी खुशियों पर उसकी खुद की नज़र लग गई थी। सुबह के 9 बज गए थे, लेकिन मम्मी जी के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। ऐसा तो कभी नहीं होता। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके जब वह ऊपर अपने बेडरूम से नीचे आती थी तो मम्मी जी अक्सर गार्डन में चेयर पर बैठी अखबार पढ़ती दिखती या फिर गार्डन में चहलकदमी करती बच्चों को बाय बाय कर उन्हें प्यार से निहारती थी। लेकिन आज क्या हुआ? बच्चों को शंभू काका के साथ कार में बैठा कर ममता ने अंदर मम्मी के कमरे का दरवाज़ा धकेला तो वह खुल गया। सामने बेड पर मम्मी औंधे मुंह लेटी थी और हाथ नीचे लटका हुआ था। यह देखकर ममता की घुटी घुटी चीख निकल गई। चिल्लाने लगी, मोहित देखो मम्मी जी को क्या हो गया। रात में मम्मी जी को दिल का दौरा पड़ा था। उठने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद औंधे मुंह पलंग पर गिर गई। मम्मी जी की जीवन डोर टूट चुकी थी। उनका इस तरह अचानक से चले जाना ममता और मोहित के लिए झटके से कम नहीं था। मोहित तो जैसे पूरी तरह से टूट गया था। माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। वैसे भी जब वह 9वीं में गया ही था कि पापा की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। मम्मी जी ने अकेले उसे पाला पोसा, फैक्ट्री का काम संभाला और इतने बड़े घर को संजो कर रखा। एक तरह से आज वो जो भी था मम्मी के हाथों गढ़ा मजबूत व्यक्तित्व था। उनके जाने से वह भीतर से टूट गया। फैक्ट्री का काम तो उसने एमएससी की पढ़ाई के बाद ही संभाल लिया था, लेकिन मम्मी के होते बिजनेस की ओर से वो बेफिक्र था, क्योंकि इम्पोर्टेंट डिसीजन तो वही लेती थी। खैर, वक्त के साथ साथ सब सामान्य हो जाएगा, यह सोचकर दोनों हर तरह से खुद को खुश रखने की कोशिश करते। मोहित एक शाम फैक्ट्री से आया तो हल्का बुखार महसूस कर रहा था। ममता घबरा सी गई। पिछले महीने से पूरे जिले में मंडराती टाइफाइड की बीमारी ने सभी को दहशत में डाल दिया था। सरकार द्वारा लोगों को पूरी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही थी। टीवी चैनलों में यही न्यूज़ छाई हुई थी। मानव से मानव में होने वाली इस बीमारी की चपेट में पूरा विश्व आ गया। जी हाँ, ठीक उसी समय कोरोना महामारी ने देश में अपनी जड़ें जमा ली। बच्चों के स्कूल तो बंद हो गए थे। ममता ने मोहित को फैक्ट्री जाने से मना किया, लेकिन मोहित का कहना था कि हो सकता है देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, इसलिए वह फैक्ट्री का काम काफ़ी हद तक समेटना चाहता है ताकि आगे दिक्कत ना हो। लेकिन इंसान अपने आप को कितना ही बचा ले, प्रकृति के आगे उसकी एक नहीं चलती। यूपी में जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उससे एक दिन पहले मोहित कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका था। ममता ने बच्चों को ऊपर के फ्लोर में ही रहने की हिदायत दे दी। संतो काकी थी तो ममता को बच्चों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। मोहित की बिगड़ती हालत देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल जाने से पहले मोहित बोला था, ममता, लगता है अब तुम्हें, बच्चों को, इस घर को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं तुम सबको छोड़कर जाना नहीं चाहता। मुझे लग रहा है मौत मुझे बुला रही है। नहीं, मुझे नहीं छोड़ना तुम्हारा साथ। ममता का रो रो कर बुरा हाल था। मोहित की यह हालत उससे भी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन करती भी क्या वो। उसके हाथ में होता तो अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम लिख देती। अस्पताल में एक बार मरीज को भर्ती कराने के बाद उससे मिलना मुश्किल था। मोहित के साथ वहाँ अस्पताल में क्या हो रहा है, कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चला। टीवी पर अस्पताल के बुरे हालात, मरीज के साथ बढ़ती जाने वाली लापरवाही और मरीजों की मौत के बाद उनके शरीर के साथ अमानवीयता देख ममता सिहर उठती।
फोन की हर घंटी किसी आशंका का संकेत देती और वाकई उसकी आशंका सच में बदल गई। मोहित नहीं बच पाया था। यह सुनते ही ममता जैसे पत्थर की हो गई। संतो काकी ना होती तो शायद आज वह भी जिंदा ना होती। मम्मी जी की मौत को 6 महीने भी नहीं हुए और मोहित का उसे यूं अचानक छोड़कर चले जाना, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से कोई घर नहीं आ सकता था। कोई पास आकर उसे गले नहीं लगा सकता था। कोई पास नहीं था कि वो उसके कंधे पर सिर रख कर रो सके। बस एक संतो काकी थी जिनकी गोद में वो सिर रख सकती थी। वे ममता की मूरत बन ममता को संभाले हुए थी। बच्चे तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि सब क्या हो रहा है। 6 साल का शुभ कुछ कुछ समझ रहा था, लेकिन 3 साल की अनु तो अभी नादान थी। अस्पताल से मोहित के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार करना था। शंभू काका ममता के साथ थे, वरना अभी तक तो उसकी हिम्मत टूट चुकी होती। कोई अपना सगा संबंधी नहीं था। लॉकडाउन की हालत में गाजियाबाद से किसी का आना मुश्किल था। अड़ोसी पड़ोसी फ़ोन पर ही अफसोस जता रहे थे। मोहित का दोस्त विकास जरूर काफ़ी मदद कर रहा था। मोहित उसका बचपन का दोस्त था। वह ममता को क्या दिलासा देता। उसके भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ममता असहाय महसूस कर रही थी। वो मोहित जिसके बिना वो जीने की कल्पना नहीं कर सकती थी, कितनी बेबस थी आज वो। चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह शवदाह गृह में क्रियाकर्म हुआ। अचानक सब क्या हो गया था। ममता की तो दुनिया ही बदल गई थी। 4 महीने गुजर गए मोहित को गुजरे हुए, लेकिन ममता सदमे से उबरी नहीं थी। कोशिश कर रही थी वह खुद को संभालने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ऐसे में संतू काकी ही एक माँ की तरह उसे संभाल रही थी। गांव से तो उनका नाता कब का टूट गया था। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उन्हें एक तरह से घर से निकाल दिया था। आस ना औलाद शहर आई तो इस घर में उन्हें ऐसा आसरा मिला कि बस यहीं की होकर रह गई वो। रोज गाजियाबाद से मम्मी पापा का फ़ोन आता। मम्मी रोती उसे तसल्ली देती। मम्मी के पैरों में दर्द रहता था और पापा की हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, इसलिए ममता ने उन्हें सख्त मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है लखनऊ आने की। अपनी सेहत का ख्याल रखो। आकर भी अब क्या हो जाएगा। मोहित वापस तो नहीं आ जाएगा। ममता ने अब कभी कभी फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। अनलॉक की प्रक्रिया काफ़ी हद तक शुरू हो गई थी। उनका गत्ते का बिजनेस था। छोटे से लेकर बड़ी हर तरह की साइज़ तैयार की जाती थी। फैक्ट्री का मैनेजर अभिषेक बिजनेस माइंडेड इंसान था। गत्ते तो फैक्ट्री में बन ही रहे हैं, क्यों ना टेप खुद ही अपनी फैक्ट्री में बनाई जाए। बस काम चल पड़ा था। अभिषेक ने ममता को सजेशन दिया कि मार्केटिंग के लिए कोई नया व्यक्ति चुन लिया जाए, क्योंकि यह काम पहले मोहित देखता था। ममता ने यह काम अभिषेक को सौंप दिया और सब कुछ देखभाल करके एक दूसरे एम्प्लॉई अनुराग को मार्केटिंग हेड नियुक्त किया गया। अनुराग ने काफ़ी अच्छी तरह से काम संभाल लिया। ममता कभी कभी फैक्ट्री जाती थी पैसों का हिसाब किताब देखने। ममता ने कॉमर्स पढ़ा था, इसलिए अकाउंट्स वो देख लेती थी। ममता नोट कर रही थी कि जब भी वो फैक्ट्री जाती, अनुराग किसी न किसी बहाने से उसके नज़दीक आने की कोशिश करता। वैसे अनुराग बुरा इंसान नहीं था, लेकिन इसका ऐसा बर्ताव ममता को कुछ अटपटा लगता। रात के 9 बज रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो संतो काकी ने दरवाज़ा खोला। ममता मैडम हैं? अनुराग 2-3 फाइल हाथ में पकड़े खड़ा था। हाँ, लेकिन आप? काकी ने पूछा। मैं अनुराग, फैक्ट्री का न्यू मार्केटिंग हेड। अनुराग अपना परिचय दे ही रहा था कि तब तक ममता दरवाजे तक आ गई। आप इस वक्त? क्या बात है? ममता ने आश्चर्य से पूछा। मैडम, ज़रूरी कागज़ पर साइन चाहिए थे। क्लाइंट से बात हो चुकी है, बस आपके अप्रूवल की ज़रूरत थी। आइए बैठिए, लाइए पेपर दीजिए। ममता ने अनुराग से पेपर ले लिए। अनुराग की आंखें घर का मुआयना कर रही थी। साइड टेबल पर फ्रेम में शुभ और अन्नू की फ़ोटो देखकर बोला,
बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके मैडम। ममता बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। पेपर साइन करके अनुराग की ओर बढ़ा दिए। संतो काकी को अनुराग की आंखों में लालच नजर आया। शंभू काका से काकी को पता तो चला था कि फैक्ट्री में एक नया आदमी आया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आज देख भी लिया, लेकिन अनुराग संतो काकी को कुछ ठीक सा नहीं लगा। इंसान को देखकर पहचान लेती थी वे। जिंदगी ने इतनी ठोकरें दी थी कि अच्छे बुरे की पहचान कर सकती थी। नहीं, ममता बिटिया को इससे बचाना होगा। काकी के दिमाग में एक उपाय सूझा। घर के पीछे बने गैराज में गई। शंभू काका वहीं रहते थे। खाना पीना, नहाना धोना सब इंतजाम कर रखे थे उनके लिए। क्या बात है इस वक्त यहाँ? काका दूध गर्म कर रहे थे। खाना तो उन्हें घर से ही मिल जाता था। शंभू, तुझे फैक्ट्री में आए नए आदमी, क्या नाम है उसका? हाँ, अनुराग, उस पर नज़र रखनी है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। जिस तरह से वो बिटिया को देखता है मुझे बुरा लगता है। फैक्ट्री में कितने आदमी हैं, लेकिन यह बिटिया के आसपास मंडराता रहता है। अगले दिन जब अनुराग फैक्ट्री से निकला, शंभू काका ने गाड़ी उसके गाड़ी के पीछे लगा दी। उसने गाड़ी मॉल की पार्किंग में खड़ी कर दी। काका भी गाड़ी पार्क कर उसके पीछे हो लिए। काका ने अपना हुलिया बदला हुआ था। अनुराग उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकता था। अनुराग मॉल के फूड कोर्ट में पहुंचा। वहां कोने की टेबल पर एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। मिल आए अपनी ममता मैडम से, लड़की ने ताना देते हुए कहा। यार तुम भी ना, सब अपने लिए और तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। हाथ में आ गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम बस मेरा कमाल देखती जाओ। शंभू काका एक टेबल छोड़कर बैठे थे, लेकिन उनके कान पीछे लगे थे। अब अनुराग की असलियत सामने थी। शंभू ने संतो काकी के सामने घर पहुंचते ही अनुराग का फरेब सामने रख दिया। काकी ने भी ममता को अनुराग का कमीनापन बताने में देर नहीं लगाई। ममता को उसकी हरकतों पर पहले ही शक था। काका की बात पर यकीन न करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले दिन ममता ने मैनेजर अभिषेक से बात करके एक प्लान के तहत अनुराग का फैक्ट्री से हिसाब ऐसे किया कि उसे यह पता ही नहीं चला कि ममता को उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। ममता जान चुकी थी कि अब उसे कदम कदम पर फरेब करने वाले, झूठी हमदर्दी दिखाकर अपनेपन का दिखावा करने वाले और प्यार करने का दावा करने वाले लोग मिलेंगे। उसे हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। शंभू काका और काकी ने भी यह ठान लिया था कि ममता की, इस घर की और बच्चों की हर हाल में रखवाली करेंगे। खून का न सही, दिल का रिश्ता जुड़ा था उनका इन सब से। अनुराग की तरह ही ममता को काम के सिलसिले में ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्हें ममता के धन दौलत से बेशक मतलब न था, लेकिन उस जैसी सुंदर, स्मार्ट, अकेली औरत को देखकर उसे पाने की उन्होंने कोशिशें की कि शायद दांव लग जाए। लेकिन ममता ने अपने दिल में मोहित को बैठा रखा था। कोई दूसरा उसमें घुस नहीं सकता था। ममता की मम्मी का आए दिन फ़ोन आता और दबी जबान में उनकी यही ख्वाहिश होती कि बेटी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार फिर से सोचे। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, महज 33 साल की थी। लेकिन ममता बात को दूसरी तरफ मोड़ देती। ममता के पीछे पड़ने वाले भंवरों की कमी ना थी। एक बड़े होलसेल डीलर जो लाखों का ऑर्डर देते थे। ममता से मिलने के बाद 1 करोड़ रुपए के माल खरीदने का ऑर्डर दे गए और कच्चा माल उधार में दिलवा दिया सो अलग। वे अब हर दूसरे तीसरे दिन आने लगे तो काका को शक हुआ। उन्होंने बाहर खड़ी डीलर की गाड़ी के ड्राइवर को बुलाकर चाय पिलाना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने बताया कि साहब की पत्नी कई साल से अलग रह रही है, क्योंकि ये इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। एक बार फिर शंभू काका ने ममता को संकट से निकाला। काका ने कहा था कि बड़े मालिक ने उन्हें 10 साल की उम्र से रखा हुआ है और अब भी उनका अपना कोई नहीं है।
वे बचपन में कब अनाथ हो गए थे उन्हें नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि उनके गांव के चाचा बड़े मालिक के पास किसी पुराने कर्मचारी की सिफारिश पर छोड़ गए थे। काकी अक्सर ममता को अकेले में बैठी आंसू बहाते देखती थी। वे भी चाहती थी कि ममता को अपने जीवन में खुशियां मिलें, लेकिन वे क्या कर सकती थी अपनी इस बिटिया के लिए। मम्मी, संडे को मेरी क्लास में अनूप का बर्थडे है। उसके पापा ने पार्टी रखी है। उसने मुझे भी इनवाइट किया है, शुभ बोला। ठीक है, काका तुम्हें ले जाएंगे। संडे को शुभ तैयार होकर काका के साथ अनूप के घर चला गया। उसे कार में बैठा ममता जब घर के अंदर आई तो टीवी खोल कर बैठ गई। अचानक साइड टेबल पर नजर गई तो गिफ्ट तो वहीं रखा हुआ था। वैसे तो फ़ोन करके काका को वापस बुला सकती थी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि शंभू काका शुभ को वहां अकेला छोड़ कर आए। ममता ने सोचा क्यों ना वही देकर आए। लौटते हुए बुटीक से अपने कपड़े भी लेती आएगी। कई बार फ़ोन आ चुका था कि उसके सूट सिल कर रेडी हैं। ममता ने फटाफट कपड़े बदले और दूसरी गाड़ी निकालकर अनूप के घर पहुंच गई। अनूप के घर का पता उसने शंभू काका को लिख कर दिया था, इसलिए उसे याद था। अनूप का घर वाकई बहुत खूबसूरत था। वह लॉन की तरफ गई जहां सिर्फ 10-15 बच्चे थे। बच्चों को दूर दूर बैठाकर फन एक्टिविटी कराई जा रही थी। वह नज़रें घुमाकर शुभ को देख रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, हेलो, आप शायद शुभ की मदर हैं। ममता ने पलटकर देखा। लगभग 35-36 वर्षीय पुरुष, जिसका व्यक्तित्व आकर्षक कहा जाए तो गलत न होगा, खड़ा था। जी, और आप? ममता ने पूछा। मैं अनूप का पापा, गौरव सिन्हा। आपको कई बार पेरेंट्स मीटिंग में देखा है शुभ के साथ। अच्छा, तभी सोच रही थी कि कैसे मुझे पहचाना। वो क्या है कि शुभ अनूप का गिफ्ट घर पर भूल आया था तो वही देने चली आई। इधर कुछ काम भी था तो सोचा वो भी कर लूँगी। गिफ्ट कोई इतना ज़रूरी तो नहीं था। क्यों नहीं, बर्थडे पर बच्चों को अपने गिफ्ट देखने का ही शौक़ होता है। ये तो आप सही कह रही हैं। अब आ ही गई हैं तो केक खाकर जाइए। वेटर केक रख कर ले आया था। थैंक्स, मैं चलती हूँ। शुभ अभी यहीं है, काफ़ी एंजॉय कर रहा है। लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। गौरव ने कुछ गंभीर होकर कहा तो ममता ने एक बार उसकी तरफ देखा। आंखें जैसे कहीं शून्य में खो गई थी। जी कुछ नहीं, आइए आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, आप मेहमानों को देखिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। शुभ और अनूप वीडियो कॉलिंग करते थे। कभी कभी स्कूल के असाइनमेंट वर्क को लेकर गौरव ममता से बात कर लेता था। मिस्टर गौरव पेशे से प्रोफेसर थे। पत्नी से तलाक हो चुका था। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी जिन्हें पूरा करने के लिए उसने पति और बेटे को पीछे छोड़ दिया। अनूप की पूरी देखभाल गौरव के सिर थी और गौरव की माँ भी अनूप का पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे गौरव ममता को पसंद करने लगे। गौरव की माँ भी चाहती थी कि गौरव दोबारा शादी कर ले, क्योंकि अनूप की जिम्मेदारी वो किसी सही हाथों में देना चाहती थी। गौरव ने अपनी माँ से ममता के बारे में बात की। एक दिन गौरव अपनी माँ के साथ ममता के घर आया। ममता को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, मगर वो इस घर की यादों से, मोहित की यादों से कहीं दूर नहीं जाना चाहती थी। उसने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। शंभू काका ने अच्छी तरह छानबीन करके ममता से कहा, बिटिया, यह जीवन बहुत बड़ा है। अकेली औरत को हर जगह भेड़िए मिलते हैं। गौरव साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। बच्चों को पिता का साया मिल जाएगा और अनूप को आपके रूप में माँ मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर एक पुरुष की छत्र छाया हो जाएगी तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। ममता ने रात भर सोचा। आखिरकार ममता ने विवाह के लिए हामी भर दी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।